तो ऐसा लगता है कि पिछले हफ्ते हुई ट्रंप पुतिन बैठक पूरी तरह से समय की बर्बादी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने जो भी दावा किया था कि उन्होंने उस बैठक में हासिल किया, रूस ने अभी अभी आकर सार्वजनिक रूप से कह दिया कि उसमें से कुछ भी सच नहीं है। अब मैं आपको यह बात बिंदु दर बिंदु समझाता हूं। पहला बिंदु और निश्चित रूप से सबसे बड़ा बिंदु था, जिसे स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो, राष्ट्रपति ट्रंप खुद और विशेष दूत स्टीव विटकोव ने भी पुष्टि की थी। इन सभी लोगों ने इसे राष्ट्रीय टेलीविजन पर पुष्टि की थी। हर व्यक्ति ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर कहा कि रूस ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति दी है। अब हमें बस यह पता लगाना है कि वह गारंटी क्या होगी। तो बताओ, क्या अंदाजा है? आज रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव सार्वजनिक रूप से सामने आए और कहा, हमने किसी भी पश्चिमी सुरक्षा गारंटी पर सहमति नहीं दी है। रूस कह रहा है कि रूस यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देगा। यह ऐसा है जैसे मैं सभी ऑनलाइन हैकर्स को अपना पासवर्ड बता रहा हूं। और चिंता मत कीजिए, यह किसी स्पॉन्सर की ओर इशारा नहीं है, यह बस इतना ही मजाकिया है। मैं मानता हूं कि यह गारंटी विश्वसनीय होनी चाहिए। यहां हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो वैसे भी यूक्रेनी पक्ष से ही आया था, जैसा कि अप्रैल 2022 में इस्तांबुल में हुआ था। यूक्रेनी पक्ष ने प्रस्ताव रखा और उस समय हमारे प्रतिनिधिमंडल ने सहमति जताई कि सुरक्षा गारंटी तैयार की जाए जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य शामिल हों, यानी रूसी संघ, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा कुछ अन्य देशों का भी उल्लेख किया गया था, जिनमें जर्मनी, तुर्की और अन्य देश शामिल हैं जो इस सुरक्षा गारंटी समूह में शामिल होने में रुचि रखते हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम में, सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में, वे अच्छी तरह समझते हैं कि रूसी संघ के बिना सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करना एक यूटोपिया है, एक ऐसी राह है जो कहीं नहीं जाती। रूसी संघ के बिना यह यूटोपिया है, यह राह बेकार है। सिर्फ सभी को याद दिलाने के लिए, यह वही शर्त है जो रूस ने मार्च 2022 से रखी हुई है। आक्रमण के 1 महीने बाद रूस ने यूक्रेन से कहा, तुम नेटो में शामिल नहीं हो सकते और बिना नेटो के सुरक्षा गारंटी पर रूस को वीटो का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि भविष्य में अगर रूस हमला करे और यूक्रेन की पश्चिमी देशों से रक्षा संधियां हों, तो रूस कह सकता है कि यह हमला नहीं है, इसलिए अन्य देश यूक्रेन की मदद नहीं कर सकते। यह तो हंसी की बात है और मुझे उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन को एहसास होगा कि इससे उनकी कितनी बुरी छवि बनती है, क्योंकि यह रिपोर्ट नहीं थी जिसमें कहा गया हो कि बैठक में यही सहमति बनी थी। हमारे पास प्रशासन के सदस्यों और खुद राष्ट्रपति ने टेलीविजन पर पुष्टि की थी कि यही बात तय हुई थी। और अब रूस कह रहा है ऐसा नहीं है, हमारी शर्तें वही हैं जो 3 साल पहले थी। लावरोव ने भी कहा कि पुतिन ने जेलेंस्की से मिलने के लिए कभी सहमति नहीं दी थी। असल में लावरोव के अनुसार, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए उदाहरण से देख सकते हैं, पुतिन ने यूक्रेनियनों के साथ बातचीत जारी रखने की पुष्टि की थी, साथ ही प्रतिनिधिमंडल के स्तर को बढ़ाने की बात भी कही थी। मतलब रूसी सरकार में कोई थोड़ा ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति आएगा और यूक्रेनियनों से कहेगा, देखो हत्या रुकने वाली नहीं है। बस इतना ही। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा कि यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने पुतिन को फोन कर जेलेंस्की से मिलने के लिए मना लिया। अब लगता है कि यह पूरी तरह सच नहीं है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस सच्चाई का सामना करें कि पुतिन वास्तव में शांति नहीं चाहते। और अगर ट्रंप यूक्रेन में शांति लाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका रूस पर दबाव बनाना है, न कि तानाशाहों को अलास्का बुलाकर उन्हें खुश करने की कोशिश करना। अब यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैंने हाल ही में अपने साथी यूट्यूबर प्रेस्टन स्टीवर्ट से बात की थी, जो इस आक्रमण की शुरुआत से ही इसे कवर कर रहे हैं। और ये रही वो बातचीत। क्या हाल है दोस्तों? आज हमारे साथ हैं प्रेस्टन स्टीवर्ट, जो एक साथी यूट्यूबर हैं और का अनुसरण कुछ वर्षों से भू राजनीतिक घटनाओं का अनुसरण कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही। हम शुरू करेंगे सबसे ताजा खबर से। आप पुतिन ट्रंप शिखर सम्मेलन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, और फिर हम उस यूरोपीय शिखर सम्मेलन के बारे में बात करेंगे जो हुआ था। भाई, यहाँ कुछ ही दिनों में बहुत कुछ हो गया। सैम, बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। रोलर कोस्टर इसे सबसे अच्छा दर्शाता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छा लगता है कि हम किसी तरह के शांति समझौते की ओर बढ़ने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच बड़ी बैठक हुई, जिसमें कुछ और लोग भी साथ थे। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल काफ़ी बड़ा था और लगातार बढ़ता गया, जबकि रूसी प्रतिनिधिमंडल 3 से 6 लोगों का था। दुर्भाग्यवश
ऐसा लगता है कि उन बैठकों में कुछ हुआ और यह उम्मीद के मुताबिक जारी नहीं रह सकी। तो वहाँ एक तरह की वर्किंग लंच होनी थी जिसमें सभी सलाहकार जैसे कि सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट और रूसी विदेश मंत्री और बाकी सभी लोग मिलने वाले थे। ऐसा नहीं लगता कि वे उस हिस्से तक पहुंच पाए, और अगर आप बातों के बीच पढ़ें तो लगता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ। आमतौर पर आप ऐसी चीज रद्द नहीं करेंगे। अगर वे सच में प्रगति कर रहे होते तो इतनी दूर नहीं आते। आप किसी तरह उसे आगे बढ़ाते हैं। वहां से निकलने पर हमारे पास कई बयान थे। ये ज्यादातर मुझ पर भरोसा करो वाले बयान थे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास दोनों पक्षों की कोई भी चीज कैमरे पर नहीं थी। स्टीव विटकॉफ अमेरिकी विशेष दूत की ओर से ये मुख्यतः सुरक्षा गारंटियों पर था कि दोनों पक्षों को किसी बात पर सहमत होना पड़ेगा और उन्हें इससे बाहर निकलने पर अपनी उम्मीद से ज्यादा फायदे मिलेंगे। मैं कहूंगा कुल मिलाकर अमेरिका बैठकों के बाद काफी सकारात्मक था, जबकि रूस ज्यादा नहीं बोला। हाल के दिनों में हमने और भी सुना है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। शायद अब पीछे मुड़कर देखें तो थोड़ी ज्यादा आशावादी थी। बिल्कुल समझ में आता है। अब मैं सुरक्षा गारंटी पे बात करूंगा। आज सुबह आपका वीडियो देखा, चीजें बदल गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों आशावादी से इस सोच तक आ गए कि ओह, वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आप इसे कैसे देखेंगे, इस पर बहुत लोगों ने चर्चा की है। हम इससे और राजनेताओं का मनोविश्लेषण करने से बचने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है आप भी ऐसा करते हैं। क्या आप मानते हैं कि रूस के लिए यह जीत है कि वह अमेरिका जा सकता है, जबकि पुतिन वांछित अपराधी हैं? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें चुनौती का एक हिस्सा यह है कि हर कोई जीत की तलाश में है, और यह हमेशा मदद नहीं करता, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई बैठक हो और लोग यह तय करने की कोशिश करें कि कौन ऊपर आया। जैसे कि यह जरूरी नहीं है कि शांति की दिशा में कोई मदद करे। तो हम इसे रूसी चैनलों में देख रहे हैं। वे सभी इसे एक जीत के रूप में देखते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद यही एकमात्र चीज है जो वास्तव में मायने रखती है। उनके नजरिए से वे इसे एक जीत के रूप में देखते हैं, क्योंकि पुतिन अब विश्व मंच पर पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किए जा रहे हैं। अगर आप कहें तो उन्हें अमेरिका आने की अनुमति है। उनकी आमने सामने मुलाकात हुई, क्योंकि किसी देश के प्रमुख की बैठक तय करना मुश्किल होता है, खासकर अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति के साथ। पुतिन ने मिलने की बात कही और 1 हफ्ते से भी कम में वे मिल गए। फैसला भी जल्दी हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुलाकात संभव बनाने की पूरी कोशिश की, और मुझे लगता है यह सही फैसला था। इसके बदले में मुझे लगता है कि रूस में सिर्फ यही बात पुतिन के लिए एक जीत के तौर पर देखी जा रही है। हाँ, और साथ ही ये पूरी तरह से विषय से हटकर है, लेकिन मैंने पुतिन के विमान के पास, जो भी उसका नाम है, शायद आई रूसिया 1 या कुछ ऐसा, वहां एक टावर देखा जिसमें 6 या 7 स्नाइपर्स तैनात थे। मुझे नहीं पता कि आपने वो देखा या नहीं। मैं इसे इसमें डाल दूंगा। मुझे विश्वास है। क्या ये डरावना नहीं है कि वो स्नाइपर्स जरूरत पड़ने पर अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी निशाना साध सकते हैं? मुझे शक है कि वो ऐसा नहीं करते। कोई तरीका नहीं है कि वो रूसी स्नाइपर्स ना हो। ओह, वो तो होता। ऐसी योजना बनाने में बारीकियां होती हैं, क्योंकि इसमें भरोसा जरूरी है। मेरा मतलब है, यहां पूरी सुरक्षा थी। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में एस्कॉर्ट किया। इसमें काफी भरोसा था। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका पुतिन के विमान को गिरा देगा, लेकिन तकनीकी रूप से वह खुद को हमारे हवाले कर रहे हैं। आप जानते हैं, हम कुछ ऐसा पागलपन कर सकते थे। तो हाँ, हर जगह स्नाइपर्स थे। वे सभी अमेरिकी सुरक्षा नियंत्रण में होते। ज्यादातर हिस्से में ये समझ में आता है। ठीक है, ये जानकर अच्छा लगा। अब फिर से बिना योजना के, लेकिन क्या आपने बीदो फ्लाईओवर देखा? जैसा कुछ लोगों ने कहा कि वह पुतिन का सम्मान करने के लिए था, जो मुझे नहीं लगता, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वह ताकत का प्रदर्शन था या वह पुतिन के लिए कुछ था? संभवतः इसे देखने के कुछ अलग अलग तरीके हैं, और आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो मैं समझता हूं। मुझे लगता है हम इसमें बहुत समय बर्बाद करते हैं। पागलपन वाली बात यह है, मुझे नहीं पता कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन मेरी टीम हमेशा मुझे ऐसे काम करने को कहती थी, क्योंकि इससे व्यूज मिलते हैं। यही समस्या है। तुम सही कह रहे हो, ये पागलपन है। अमेरिकी सेवा सदस्यों द्वारा कालीन बिछाना भी अलग था। ये वो एक आईना था, वो थोड़ा दुखद था। मुझे लगता है कि जैसे, और मैं आपके सवाल पर वापस आऊंगा, लेकिन अमेरिकी सेवा सदस्यों वाली बात फिर से, मुझे लगता है कि इससे और भी कई बड़ी बातें निकल रही हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह रूसी प्रचार का आसान मौका था। उन्होंने सभी चैनलों पर पोस्ट किया, कहा, देखो, अमेरिकी सैनिक पुतिन के लिए कालीन बिछा रहे हैं। यह रूस के लिए एक गैर जरूरी जीत थी, चाहे इसे होना चाहिए था
या किसी और तरीके से किया जा सकता था, जो हमें उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। हम उस मामले में सूचना के क्षेत्र में पीछे हैं, यह नहीं समझ पा रहे कि उनके लिए उस मौके को भुनाना कितना आसान था। बीदो के बारे में मैं इसे अहमियत नहीं दूंगा। ट्रंप को ऐसी चीजें, ताकत और शक्ति का प्रदर्शन पसंद है। मुझे लगता है बीदो अगर ये 6 महीने पहले होता तो शायद वहां F-35 या कुछ और होता। मुझे लगता है कि वे ईरान पर हमले के बाद बीदो दिखाना चाहते थे। मुझे लगता है वे दिखाना चाह रहे थे कि हमने हाल ही में ईरान में ऐसा किया। वहां रूसी एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन उन्होंने उसे देखा भी नहीं। मुझे लगता है उसमें कुछ था, पर कितना मायने रखता है पता नहीं, शायद ज्यादा नहीं। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि अब हम कुछ दिन पहले की घटना पर आते हैं, जब यूरोपीय नेता संयुक्त राज्य अमेरिका आए थे और जेलेंस्की यहाँ थे। पिछली बार की तुलना में जेलेंस्की यहाँ थे, तो ये वाकई अच्छा रहा। आप इसे समग्र रूप में कैसे देखते हैं, सिर्फ तुलना के तौर पर नहीं? हाँ, यह वही है। अफसोस है कि हम बार बार पक्षपाती सोच में फंस जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है सब कुछ या तो एक तरफ हो या दूसरी तरफ। मेरी राय में ये सब सकारात्मक है, पर अगर कुछ हासिल ना हो तो ये अच्छा नहीं। मुझे लगता है सोमवार की बैठकें शानदार थीं। इस गठबंधन को एक साथ देखना अच्छा था। यूरोपीय नेता फिर आ गए। क्या आप जानते हैं किसी देश के नेता को बुलाना कितना मुश्किल है? उनकी सभी मीटिंग्स पहले से तय होती हैं। अगला बुधवार भी खाली नहीं है। उनका हर मिनट पहले से तय होता है, शायद पूरे कार्यकाल के लिए भी। इन सभी वैश्विक नेताओं का सब कुछ छोड़कर वॉशिंगटन डीसी सिर्फ 48 घंटे या उससे कम नोटिस पर आना वाकई कमाल है। और मुझे लगता है कि ये यूक्रेनी पक्ष की बहुत एकजुटता दिखाता है। कुल मिलाकर ये सकारात्मक लगा। मैंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सार्वजनिक की गई उतनी देखी। डोनाल्ड ट्रंप पूरे समय सकारात्मक रहे और हमारे यूरोपीय सहयोगियों की सराहना की। वो ऐसे नहीं थे। आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कि जब वो अपनी ही पार्टी के लोगों से बात करते हैं राजनीति में, तो भी वो कभी कभी तंज कसी देते हैं और वो छोटी छोटी चुटकियां लेते हैं जो मजेदार होती हैं। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। यूरोपियनों से बात करते समय सब कुछ सकारात्मक और प्रशंसात्मक था। तो यह एक बहुत ही उत्पादक बैठक लग रही थी। प्रेस के साथ ज्यादा सवाल जवाब नहीं हुए, लेकिन फिर मुझे लगा कि युद्ध शुरू होने के बाद उस रात से मैं सबसे ज्यादा आशावादी था। अब मुझे लगता है हमें आज सुबह की घटनाओं पर आना चाहिए, क्योंकि जो दर्शक अब तक साथ नहीं थे उनके लिए पूरी बैठक का आधार यही था कि रूस ने किसी तरह की सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति जताई या रूस ने इस बात पर सहमति जताई कि पश्चिम यूक्रेन को किसी तरह की सुरक्षा गारंटी दे सकता है। इस बैठक का उद्देश्य गारंटी तय करना और जानना था कि यूक्रेन डोनबास छोड़ने को तैयार है या नहीं। आज रूस ने कहा कि हमने इन बातों पर सहमति नहीं दी, पर सर्गेई लावरोव, रूसी विदेश मंत्री, मुझे नहीं पता आप उन्हें पुतिन के बाद रूस का दूसरा सबसे अहम व्यक्ति मानेंगे या नहीं। हमने वीडियो में उन्हें उस नाम से पुकारा है। उन्होंने कहा हमने ऐसी किसी बात पर सहमति नहीं दी जो अमेरिकी प्रशासन के लिए शर्मनाक है, जबकि प्रेस रिपोर्ट्स कह रही थी कि बैठक में यही तय हुआ था। स्टीव विटकोव, मार्को रूबियो, राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय प्रतिनिधि मंडल ने भी यही कहा कि वे इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। और अब ऐसा लगता है कि पूरी बैठक का कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा लगता है, मेरा मतलब है, यह भी एक ऐसी बात है जहां आपको बातों के बीच का मतलब समझना होगा। क्या ऐसा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ कह रहा था और रूस नहीं, और हमने बस यह मान लिया कि शायद वे सहमत हैं? क्या रूस पूरे समय बिना ईमानदारी के सहमत हो रहा था? जो लावरोव अभी कर रहे हैं वह काफी हद तक मामले को लंबा खींचने जैसा है। आप जानते हैं, वह हर चीज को सीधे तौर पर मना नहीं कर रहे हैं। वह बस अतिरिक्त चीजें जोड़ रहे हैं, जैसे सुरक्षा गारंटी। वह चाहता है कि रूस उसका हिस्सा बने। रूस को इसे मंजूरी देनी होगी। यह पागलपन है। चाहे आप सोचें कि यहाँ कोई अच्छा अंत होगा या नहीं, या आप रूसी पक्ष के हैं या यूक्रेनी पक्ष के या अमेरिकी, पूरी सुरक्षा गारंटी की अवधारणा का मकसद यूक्रेन को रूस से बचाना है। यह विचार कि रूस तय करेगा कि असली अच्छी सुरक्षा गारंटी क्या है, यह बहुत अजीब है। तो यह आगे बढ़ाने में थोड़ी रुकावट बनेगी। तो रुकावटें हैं, हाँ, मतलब अरे यार चलो ना। तो मुझे नहीं पता। मैं सोचता हूं कि बहुत से लोग जिस बात पर वापस आ जाते हैं वो ये है कि रूस बहुत ज्यादा इस दौरान अच्छे विश्वास से व्यवहार नहीं कर रहा है। कई रूसी टिप्पणीकार मानते हैं कि यह सिर्फ समय काटने की रणनीति है,
ताकि मामला लंबा चले और रूस को लाभ हो। मैं ऐसा देख सकता हूं। रोजाना जैसा ये मामला खिंचता जा रहा है वैसा ही लग रहा है। मेरा मानना है यही सबसे बड़ा सवाल है। आप तो इस युद्ध को रोजाना फॉलो करते हैं, है ना? मुझे यकीन है कि आप भी मेरी तरह हर दिन घंटों बिता रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि रूस जीत रहा है? क्योंकि एक तर्क जो मैंने देखा है वो ये है कि आप जिस देश पर हमला कर रहे हैं उससे आप तब तक और जमीन छोड़ने के लिए नहीं कहते जब तक आपको ये ना लगे कि आप जीत रहे हैं। तो मैं आमतौर पर वीडियो में जीत या हार की चर्चा नहीं करता, और ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि ये कोई संवेदनशील मुद्दा है, बल्कि मुझे लगता है कि ये एक तरह से बेमतलब की बातचीत है, क्योंकि ये कोई फुटबॉल मैच नहीं है जहां दोनों टीमों के पास स्कोरबोर्ड हो और तय समय हो और जो अंत में ज्यादा गोल करे वही विजेता हो। वे हर दिन अलग अलग लक्ष्यों के लिए खेल रहे हैं। मेरा मतलब है रूस भी यही कर रहा है ना? चाहे नाटो हो या यूक्रेन का पूर्वी इलाका, यूक्रेन अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। इनमें से कोई भी चीज पूरी तरह मेल नहीं खाती। तो अगर यूक्रेन डोंबोस का पूरा इलाका वापस ले भी लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने जंग जीत ली। इसका मतलब ये नहीं कि रूस ने जंग हार दी। जीत या हार पर सीधी बात कहना सही नहीं लगता। अगर आज के कुछ रूसी टिप्पणीकारों की बात करें तो उनमें से कई कह रहे हैं कि न तो कोई पक्ष जीत के इतना करीब है और न ही हार के कि कोई बड़ी रियायत दे सके। और यही एक काफी सामान्य सोच बन गई है। लंबे समय में युद्ध के मैदान पर रूस को बढ़त हासिल है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद है। जितना लंबा चलेगा रूस और इलाका कब्जाता रहेगा। इस रफ्तार से दीर्घकाल में शायद रूस को यूक्रेन से ज्यादा लोग खोने पड़ेंगे। एक और चीज है जिसे मापा जा सकता है। 1 किलोमीटर जमीन के लिए कितने लोग मरते हैं, इसकी तुलना कैसे करेंगे? रूस के लिए इसे सफल मानने का अनुपात क्या है? तो मैं सवाल से नहीं बच रहा हूं। मैं कहूंगा यूक्रेन जीत रहा है क्योंकि उसने गठबंधन को जोड़े रखा, संप्रभुता बचाई और अपनी सेना को आज तक मजबूत किया। रूस जीत रहा है इस मायने में कि अगर आज से कुछ भी नहीं बदलता है तो लंबे समय में वे शायद अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे। हाँ, और एक और सवाल है जो शायद अप्रासंगिक हो सकता है अगर रूस सुरक्षा गारंटी पर बात करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे यूक्रेन समर्थक लोग हैं, मुझे लगता है आपने भी यूक्रेन समर्थकों से डील किया है, जैसे लोग जो अपने पक्ष में बहुत आक्रामक या अधिकतमवादी हो जाते हैं। वे कहते हैं कि यूक्रेन के पास डोनबास छोड़ने का कोई मौका नहीं है, जबकि मैं कहूंगा कि अगर यूक्रेन को नाटो मिल जाए तो वे खुशी खुशी डोनबास छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता आप इसे किस तरह देखेंगे। मुझे लगता है हम अमेरिका हैं, है ना? बस सोचिए। नहीं, लेकिन देखिए, वियतनाम में कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए था। अफगानिस्तान में भी कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए था। दुनिया में कई संघर्ष हैं जहां आप बड़ी सेना और उसकी क्षमताएं देखते हैं और सोचते हैं कि तालिबान के लिए अमेरिका को हराना नामुमकिन है। अगर अब पीछे देखें तो लगता है कि उस संघर्ष में कई मायनों में तालिबान आगे रहा। तो आप जानते हैं, हम कहते हैं कि यूक्रेन ऐसा नहीं कर सकता। फिलहाल यह असंभव लगता है। यह निश्चित रूप से निकट भविष्य में नहीं होने वाला है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आज हम जहां हैं उसका कारण है कि रूस भी जीत नहीं सकता और वे पीछे नहीं हट रहे हैं। मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आपने कुछ समय पहले वो मजेदार चर्चा सुनी होगी, और जैसे बस इंतजार करो, बड़ी रूसी सेना बस आने ही वाली है और वे यूक्रेनी मोर्चों को तोड़ देंगी। हम इस युद्ध में 4 साल पूरे करने वाले हैं। वे जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसे लंबा नहीं कर रहे। इसके अलावा वे पूरी लामबंदी और सामूहिक विनाश के हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी चीज अभी जरूरी तौर पर होने वाली है। तो हाँ, मैं सहमत हूं। अभी यूक्रेन के पास वो इलाका वापस लेने का कोई साफ रास्ता नहीं है। उनके पास आक्रामक क्षमता और आसमान पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन मैं इसे पूरी तरह से लंबे समय के लिए खारिज करने में हिचकिचाऊंगा। हम ये बातें अक्सर प्रो रूसी अकाउंट से सुनते हैं जहां वे बार बार कहते हैं कि रूस पीछे हट रहा है। अगर रूस क्रूर होता तो जीत सकता था। वे ये बात रूसी सोशल मीडिया पर नहीं कहते, क्योंकि सोचिए अगर कोई माँ जिसने युद्ध में अपना बेटा खोया हो सुने कि रूस पीछे हट रहा है, इसी कारण उसका बेटा यूक्रेन में मारा गया। रूसी चैनल जो पीछे हटने की शिकायत करते हैं वही कहते हैं कि राज्य को कीव को मलबा बना देना चाहिए। जनसंहार के हथियार जैसी चीजें, पूरे देश को पूरी ताकत से लामबंद करो, यही बातें वे करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अतिरिक्त सैन्य ताकत तैयार बैठी है। आप जानते हैं,
बिल्कुल। और एक और चीज जो हमने देखी वो ये थी कि पुतिन ने जेलेंस्की से मिलने से साफ इनकार कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पुतिन को जेलेंस्की से मिलने के लिए राजी किया था। अब क्या आपको लगता है कि इससे राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन पर और ज्यादा दबाव डालेंगे? रूस से बैठक तय होने से पहले वे दबाव की धमकी दे रहे थे, फिर पीछे हटने लगे। और बहुत से लोग, मैं कहूंगा सही भी हैं, ये तर्क दे रहे हैं जैसे ये तो बातचीत में जाने से पहले ही अपनी ताकत छोड़ देना है। ट्रंप पुतिन का रिश्ता कई मायनों में अनोखा है, जहां अगर आप ट्रंप के कुछ बयानों को देखें, खासकर जब वो पुतिन से मिलने या बात करने से ठीक पहले देते हैं, तो वो बयान पुतिन से मिलने के बाद पूरी तरह बदल जाते हैं। और यही इस मामले में भी हुआ। उन्होंने सोमवार को बैठक के बाद यूरोप समर्थक, शांति समर्थक और यूक्रेन समर्थक बयान जारी किया। अगली सुबह वह यह कह रहे हैं कि यूक्रेन को शुरुआत में ही रूस से नहीं भिड़ना चाहिए था। ये ऐसा है जैसे अरे रुको जरा ठहरो। वहां एक अनोखी गतिशीलता है जो अन्य विश्व नेताओं पर लागू नहीं होती। कोई और, मेरा मतलब है आपने पहले ही कहा था, इसमें ट्रंप और उनकी टीम को बेवकूफ या झूठा दिखाने की संभावना है, क्योंकि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम न बताने वाले स्रोतों वाला लेख नहीं था। ट्रंप, रूबियो और विटकॉफ खुद रिकॉर्ड पर कह रहे हैं कि इन बातों पर सहमति बन गई है और हम ऐसा करेंगे, और फिर रूस साफ साफ कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है इससे ट्रंप इतने निराश हो सकते हैं कि वे और प्रतिबंध लगाएं या रूस को बातचीत के लिए और कुछ करें। हमने अभी तक ऐसा होते नहीं देखा है। लेकिन यह सबसे ज्यादा बेहिचक उदाहरण है। मेरा मतलब है, कहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस मामले में उसने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया। स्टीव विटकॉफ के साथ हमारे कुछ मेहमान आए हैं जिन्होंने बहस की कि शायद वह इन बातचीतों के लिए योग्य नहीं है। लेकिन एक और बात यह है कि इस तरह की गलती कई बार हो चुकी है। मुझे यकीन है आपको याद होगा जब ऊर्जा अवसंरचना पर युद्ध विराम की सहमति हुई थी, लेकिन रूस ने कहा नहीं, अमेरिका ने कहा था कि यह ऊर्जा और अवसंरचना है। रूस ने कहा था कि यह केवल ऊर्जा है। लोग बोले शायद अनुवाद में गलती है, और ऐसा 4 बार हो चुका है। क्या स्टीव विटकॉफ बार बार गलती कर रहे हैं या रूस झूठ बोल रहा है? वे निजी में कुछ और, सार्वजनिक में कुछ और बोलते हैं। मुझे लगता है वहां दोनों का थोड़ा थोड़ा है। हम अभी रूस के साथ ऐसा होते देख रहे हैं, जहां जो बयान दिए गए थे वे अब वैसे नहीं हैं। हमारा मतलब ये था, वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। हम ये सालों से देख रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। विटकॉफ डील है। मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़ा निराश हूं क्योंकि उसका ध्यान 3 चीजों पर है। उसके पास रूस यूक्रेन में शांति है, वह इजराइल और हमास के बीच वार्ता की कोशिश कर रहा है, और वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अगला ईरान परमाणु समझौता या जो भी उसका रूप हो, उसकी बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। इनमें से हर एक मुद्दा संबंधित देशों, संबंधित पक्षों के लिए अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, और उनके पास पूरी टीमें हैं जो पूरे दिन, हर दिन सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करने पर केंद्रित रहती हैं। हमारे पास एक व्यक्ति है और मुझे पता है कि उनकी भी एक टीम है, लेकिन कम से कम उनका ध्यान इन तीनों के बीच बंटा हुआ है। वो उन बैठकों में इतनी बड़ी असुविधा में होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे पास हर एक के लिए अलग व्यक्ति क्यों नहीं है। हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। शायद आज ईरानी परमाणु मुद्दे पर चर्चा भी ना हो, लेकिन उनके पास सैकड़ों लोग हैं जो लगातार सोचते हैं कि वहां क्या करना है। ईरान के पास हैं, और हमारे पास अब विटकॉफ हैं जो मॉस्को में हैं। आप जानते हैं, बार बार मॉस्को जा रहे हैं। मुझे बस लगता है कि हम इस मामले में खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दिलचस्प है क्योंकि जो खुद को योग्य नहीं मानते लोग, उनके बारे में भी ऐसा कहते हैं। ऐसा ही ट्रंप के दामाद के साथ अब्राहम मैकार्थी के समय हुआ था। पीछे मुड़कर देखें तो अच्छा था कि हमारे पास कोई अलग, मेरा मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे पहले अनुभव नहीं था और वो इस समझौते में शामिल था, क्योंकि वहां हमने काफी प्रगति देखी थी। और पहले के विदेश सचिव और रक्षा सचिव ऐसा हुआ है। मैं सतही तौर पर किसी बाहरी नजरिए वाले व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि आम तौर पर आपकी टीम से आपको बहुत कुछ मिलता है। आप जानते हैं, ये लोग बड़े बड़े दलों के साथ यात्रा करते थे, उन्हें सारी जरूरी जानकारी, पृष्ठभूमि और पूरी कहानी दी जाती थी। तो अपने आप में विकॉफ साफ तौर पर बहुत सफल हैं। जैसे विकॉफ ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है। शायद यहां पर वह उतना कारगर न हो, शायद उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। उन्हें एक मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह अभी सही काम कर रहा है। और अब चलिए प्रतिबंधों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप बैठक से पहले रूस पर दबाव बना रहे थे।
और उसी क्रम में उन्होंने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए। क्या आपको लगता है? हमने इस चैनल पर इस पर बात की है कि ये अच्छा था। हम बहस करते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं। ये बोल अच्छा था कि उन्होंने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन समस्या है कि ये सिर्फ एनडीएफ था, ना चीन, तुर्की, ब्राजील, ना यूरोप। क्या आपको लगता है ये समस्या है और इसका भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ता है? मुझे लगता है कि हमें अभी देखना बाकी है कि इसका संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। मैं निश्चित नहीं हूँ। मुझे लगता है कई देश हमारे टैरिफ्स को गंभीरता से नहीं ले रहे या सोचते हैं ये बातचीत से हट सकते हैं, जो समझ आता है क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि यह अमेरिका भारत संबंधों के लिए लंबी अवधि में नकारात्मक रहेगा। इसे और तरह से देखना मुश्किल है। मुझे नहीं पता इसका युद्ध पर कितना असर होगा। अगर इससे रुकता है, जैसे अगर इससे भारत वास्तव में रूसी तेल खरीदना बंद कर देता है, तो बहुत अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता कि हम अभी वहां तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। भारतीय सरकार ने कई बार कहा है कि हम इसे खरीदते रहेंगे। आप कुछ भी कह लें, हमें यही करना है। और उनका तर्क, काश ऐसा ना होता, लेकिन उनका तर्क है कि हमें अपने देश के लिए जो सबसे अच्छा है वही करना है और इस समय सस्ता तेल लेना है। हम अपनी मर्जी से ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। और अभी के लिए उनके लिए यह अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काश ऐसा ना होता, लेकिन आप किसी देश को उसके हित में लिए फैसलों के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। वे उस समय जो सही समझते हैं वही करते हैं। हाँ, मैं चाहता हूं कि वे और बढ़ें। फिर से, चाहे जो भी कारण हो, और लोग यहाँ कई तरह की अटकलें लगा सकते हैं, ट्रंप ने रूस की दिशा में सजा देने के मामले में बहुत बहुत धीमी गति दिखाई है। मुझे लगता है अब सिर्फ भारतीय टैरिफ है। आप मुझे सुधार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वही रूस के खिलाफ दंडात्मक कदम माना जा सकता है। हाँ, यहाँ दिलचस्प ये था कि सरकार ने खरीदना जारी रखने की बात की, लेकिन कंपनियों ने खरीदना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने इस हफ्ते शुरू किया और बहुत खरीद रहे हैं। उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। हाँ, ब्लूमबर्ग आर्टिकल। भारतीय तर्क, जिसे मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ, ये कहता है कि हमें ये अपने नागरिकों के लिए करना है, जबकि असल में वे इसे यूरोप को ही बेच रहे हैं। उन्हें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने हैं। ठीक है, समझ गया। एक और बात जो आपने बताई थी, कई अमेरिकी लगातार युद्धों को लेकर चिंतित हैं। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन ऐसा बन जाएगा जहां शायद यूक्रेन के लोग अमेरिकी नागरिकों का समर्थन खो सकते हैं और रूस इसी पर भरोसा कर रहा है? मुझे लगता है कि यही चीज अभी चल रही बातचीत और इसे लंबा खींचने में भूमिका निभा रही है। मुझे लगता है इसमें असली संभावना है कि ट्रंप को, हमने हाल ही में ट्रंप और रूबियो से देखा है कि हमारे पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है दोस्तों। और खासकर ट्रंप के समर्थन आधार में यहाँ अमेरिका में उनका मुख्य ध्यान, आमतौर पर कहें तो अमेरिकी लोगों का ध्यान घरेलू मुद्दों पर ही रहता है, और ट्रंप के आधार में तो यह और भी ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वह कहें कि हम अब उस चीज से नहीं निपटेंगे तो उन्हें भी ज्यादा विरोध झेलना पड़ेगा। हम आप्रवासन, सीमाओं, अपराध और जितने भी मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे मतदाता सुरक्षा या चुनाव सुरक्षा। इनमें से कोई भी मुद्दा बहुत से लोगों के लिए, खासकर उनके समर्थकों के बीच, लेकिन पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी। इससे पुतिन को फायदा होता है। जितना ज्यादा वह वहां गठबंधन को तोड़ सकता है, यह रूस के लिए बहुत बड़ी जीत है। यूक्रेन रूस के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां तक कि मैं कहूंगा सबसे कट्टर सोच भी अगर देखें अमेरिका की तरफ से, तो भी यह हमारे बॉर्डर पर कोई देश नहीं है। वहां अब भी कोई साझा इतिहास नहीं है। पुतिन और रूस के कई लोग इसके लिए लंबे समय तक नुकसान सहने और टिके रहने को तैयार रहेंगे। तो फॉरएवर वॉर शब्द हमने देखा है कि यह मीडिया सा प्रचार में आ गया है। यह दिलचस्प है क्योंकि हम इराक और अफगानिस्तान से पूरी तरह थक चुके हैं। मैं देख रहा हूं कि यह शब्द यूक्रेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पर हम वहां युद्ध नहीं लड़ रहे। हम वहां नहीं हैं। वादी भी का यह एक और युद्ध है जो हो रहा है, और हम एक पक्ष की मदद कर रहे हैं और अब शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह दिलचस्प है कि फॉरएवर वॉर किस तरह उसमें शामिल कर लिया गया। रूस सोशल मीडिया और वायरल होने में बहुत अच्छा है। हाँ, उन्होंने समझ लिया है। वहां उन शब्दों को डालना वाकई प्रभावशाली रहा। यह सिर्फ नंबरों का खेल है। ओह, चक फॉर, मुझे नहीं पता आप उन्हें जानते हैं या नहीं। वह सूचना युद्ध पर बहुत अध्ययन करते हैं और विश्लेषणात्मक हैं।
वे हर दिन हजारों झूठी कहानियां फैलाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी कहानी थोड़ी सी पकड़ बनाती है और वही फिर उनके सभी अकाउंट्स पर फैल जाती है। क्या आपने उनकी डॉपलगैंगर वेबसाइट वाली चीज देखी थी जो वे कुछ साल पहले कर रहे थे? मुझे यकीन है कि वे अभी भी ऐसा कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट myt.com या कुछ ऐसा है, सही? तो वे ऐसे डोमेन खरीदते थे जैसे nytime.com या कुछ ऐसा जो असली वेबसाइट के बहुत करीब लगे, ताकि एक नज़र में आपको लगे कि आप उसी वेबसाइट पर जा रहे हैं। वे असली वेबसाइट से सब कुछ कॉपी कर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बना देते थे, फिर उसमें पूरी तरह मनगढ़ंत आर्टिकल जोड़ देते थे और फिर वे उस लिंक को सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। जब आप फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से उस पर क्लिक करते थे, वह न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल जैसा दिखता था। आप वेबसाइट पर पहुंचते हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी दिखती है और हमेशा ऊपर होती है। यह कभी चौंकाने वाली नहीं थी। यूक्रेन मानता है कि उसे नहीं पता 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर कहाँ हैं। यह ऐसा होता है जैसे ओह रुको, इसमें नकली उद्धरण और संदर्भ होते हैं। डॉपेलगैंगर्स, जैसा उन्होंने कहा, ने कई प्रमुख फ्रांसीसी अखबारों को निशाना बनाया। ठीक है, वो एक क्लिप है जो वायरल हो रही है दोस्त। कितना चालाक और निराशाजनक है ना? हाँ, ये पागलपन है। लेकिन ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि अमेरिकी सैनिक जमीन पर नहीं उतरेंगे। क्या इससे यूक्रेनियों की सही सुरक्षा गारंटी पाने की क्षमता पर असर पड़ता है? मुझे लगता है सुरक्षा गारंटी की बात अभी बहुत खुली है। हाँ, मुझे ठीक से नहीं पता, बस थोड़ा बहुत। अगर सिर्फ सुरक्षा गारंटी की बात हो तो यूक्रेन के लिए यह बेहतर होता। उनके लिए यह बेहतर होता अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक वहां मौजूद होते, विमान ऊपर होते और यूक्रेन में उनके ठिकाने होते। 100% यह यूक्रेन के लिए अच्छा है। मुझे नहीं पता कि यह अभी अमेरिका में चर्चा में है या नहीं। ऐसा लगता है कि हम शायद यूरोप की मदद करने की दिशा में जा रहे हैं। उन्हें जो भी चाहिए हमसे खरीदने दे रहे हैं। यह अच्छी बात है, आप कहेंगे या नहीं? मुझे लगता है यह ठीक है। हाँ, मैं चाहता हूं कि हम इसमें ज्यादा शामिल हों। मैं स्वार्थवश नहीं चाहता। मुझे लगता है कि जब हम व्यक्तिगत रूप से चीजों में शामिल होते हैं तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा होता है, क्योंकि तब हमें नतीजों में ज्यादा बोलने का मौका मिलता है। इन रिश्तों के भविष्य में ज्यादा बोलने का मौका मिलता है। तो मैं हमेशा ऐसा ही सोचता हूं, जो कि एक समस्या हो सकती है, क्योंकि हम निश्चित रूप से अपनी सीमाओं से बाहर जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सीधे शामिल हों और कोएलिशन ऑफ द विलिंग का हिस्सा बने। अगर यूक्रेन की संप्रभुता और रूसी आक्रामकता रोकने के लिए यूरोप को हथियार बेचने का यही तरीका है तो अच्छा है। मुझे खुशी है कि इसमें हमारी कुछ भूमिका है। हाँ, और ये भी दिलचस्प है ना, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं समझते कि हर चीज का असर दूसरी चीजों पर पड़ता है। क्योंकि हाल ही में हमारे पास जनरल पेट्रियस थे और उन्होंने एक दिलचस्प बात कही थी कि बहुत सारी चीजें इसलिए शुरू हुई क्योंकि हमने सीरिया के लिए एक रेड लाइन बनाई थी। उस समय मैं बहुत छोटा था जब केमिकल हथियारों वाली बात हुई थी। हमने एक रेड लाइन बनाई थी और राष्ट्रपति ओबामा ने जो मांगें रखी थी उन पर अमल नहीं किया और सबने इसे एक बड़ी कमजोरी के रूप में देखा। मुझे नहीं पता कि आप उस समय इसे फॉलो कर रहे थे या नहीं। हाँ, उस समय मैं अभी भी सेना में ही था और मैं उस समय सेना से एक्टिव ड्यूटी से बाहर निकलने की प्रक्रिया में था जब वो हमले हुए थे, अगर मुझे सही याद है। मेरे दोस्त मिले जुले थे। कुछ बोले, हम सीरिया से युद्ध करने जा रहे हैं, चलो चलते हैं, यहां बोर हो रहा हूं। और बाकी लोग कह रहे थे, ओह माय गॉड, हम लगभग घर पहुंचने वाले हैं और अब अगला युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन तुम सही कह रहे हो भाई, यह सब किसी न किसी रूप में हर चीज में शामिल होता है। ईमानदारी से कहूं तो आगे क्या होगा कहना मुश्किल है और यही तुष्टिकरण पर पूरी बहस का विषय है, जो इस समय बहुत उपयुक्त चर्चा है। हम अक्सर 1938-1939 की ओर देखते हैं, जब फ्रांस और यूके ने चर्चिल या चैम्बरलेन के जरिए तुष्टिकरण की नीति अपनाई, सुडेटेनलैंड जर्मनी को दे दिया और कहा, यहीं रुक जाओ तो ठीक है। और वह आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध की वजह बना। और पीछे मुड़कर देखने पर जवाब साफ है, ऐसा बिल्कुल मत करो। वह एक समस्या थी। हमारे पास और बड़ी समस्या है। लेकिन ऐसे भी कई मामले हैं जहां युद्ध विराम या समझौता हुआ है जिसे तुष्टिकरण कहा जा सकता है और उसने संघर्ष को समाप्त कर दिया। तो आपके पास इसका कौन सा उदाहरण है? बस मेरी जानकारी के लिए, मुझे ज्यादा पता नहीं है। क्या आप दक्षिण कोरिया वाला उदाहरण देंगे? दक्षिण कोरिया एक हो सकता है। सच कहूं तो लगभग हर वो युद्ध जिसमें किसी हद तक क्षेत्रीय रियायतें दी गई हों। देखते हैं,
मध्य पूर्व में भी कुछ उदाहरण हैं। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया वाला उदाहरण शायद सबसे आसान है, लेकिन वास्तव में कोई भी युद्ध विराम या बातचीत से हुई शांति में आप यह तर्क दे सकते हैं कि आप थोड़ा झुक रहे हैं या आक्रांता को पर्याप्त सजा नहीं दे रहे हैं। यह आगे और समस्याएं ला सकता है। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन जब होता है तो बहुत बुरा होता है। हाँ, लेकिन एक और बात भी है जिससे बहुत से लोग बिना ध्यान दिए उठाते हैं, जैसे कि चैम्बरलेन ने सुडेटनलैंड छोड़ने के बाद कोई सुरक्षा गारंटी नहीं दी थी। अगर हमारे पास सुरक्षा गारंटी होती तो आक्रांता को सजा न देना गलत होता, लेकिन हमें शांति मिलती। हाँ, और मुझे लगता है कि यहाँ एक दिलचस्प संतुलन बनाना होगा, क्योंकि रूस को सजा देने की इच्छा है और शायद ये इसके बाद सबसे अच्छा कदम नहीं होगा। आप जानते हैं, सबसे अच्छा तो यही होगा कि शांति को कम हासिल करना और मुश्किल न बनाया जाए, जो कि हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ हमारा मुख्य लक्ष्य रूस को सजा देना नहीं, बल्कि अब और भविष्य में हत्या रोकना होना चाहिए। शायद द्वितीय विश्व युद्ध इसका अच्छा उदाहरण है। युद्ध के बाद जर्मनी और जापान पर ज्यादा सजा नहीं दी गई थी, इसके बजाय उन्हें फिर से खड़ा होने में मदद की गई थी। शायद हमें यही दिशा लेनी चाहिए। नहीं, मैं तो निश्चित रूप से यही कहूंगा। मैं सहमत हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि लोग इस बात से थोड़ा नाराज होंगे, खासकर वे लोग जो सच में यूक्रेन का समर्थन करते हैं, जो ऐसा नहीं करते लेकिन रूस इंसानी जीवन की कोई कदर नहीं करता। सो वे बहुत ज्यादा रूसियों को मारने के लिए तैयार हैं, जितना कि पश्चिमी देश अपने नागरिकों को मारने के लिए तैयार हैं। इस पर सोचना दिलचस्प है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, बहुत से लोग अभी रूस और रूसियों से नफरत करते हैं, लेकिन 1945 में जर्मनी से नफरत करने वाले लोग ज्यादा रहे होंगे। 1945 में जापान से नफरत करने वाले लोग भी ज्यादा रहे होंगे, और हमने हल निकाल लिया। शायद सोशल मीडिया ही समस्या है। अगर हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता तो हम फिर से उसी दौर में लौट सकते थे। लेकिन हम इजराइल हमास पे चर्चा करेंगे, लेकिन कौन सा? यह पहले भी हो चुका है, तो यह संभव है। मैं सहमत हूं। ऐसा परिदृश्य देखना मुश्किल है, लेकिन हम बड़ी चीजें कर सकते हैं, जानते हो। और साथ ही यही सबसे कठिन चीज है। इसीलिए जैसे आपको एक बेहतर भविष्य के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, तो ये और भी कठिन है कि किसी ने कुछ गलत किया हो और उससे सजा न मिले। लेकिन बात यह है कि यही चीज शांतिपूर्ण समय की ओर ले जाती है, या फिर मुझे नहीं पता, शायद यही गृह युद्ध की वजह बनती है। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन दूसरी तरफ को सजा नहीं देना चाहते थे। बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, लेकिन ठीक है। आपका एक दिलचस्प वीडियो था जिसे हमने इजराइल हमास पे ज्यादा कवर नहीं किया, जिसे मैं कवर करना चाहता था, बट अच्छा हुआ नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है कि जो खबर मैं कवर करना चाहता था, जैसा कि आपने अपने वीडियो में बताया, 3 दिन बाद पता चलता है कि उस खबर में बहुत सारी कमियां थीं। मुझे नहीं पता, मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, बस अंदाजा लगा रहा हूँ। क्योंकि आप टिकटॉक पर बहुत कुछ प्रकाशित करते हैं, तो आप उस पर स्क्रॉल भी करते हैं। थोड़ा बहुत। मेरा टिकटॉक फीड पूरी तरह से उस कंटेंट से अलग है जो मैं बनाता हूँ। उसमें कुकिंग, गोल्फिंग और शिकार के बारे में होता है। और हाँ, ये एक अजीब जगह है। नहीं, वो सही है, लेकिन मुझे पता है कि टिकटॉक पे प्रोपेगेंडा बहुत पागलपन की हद तक है। मुझे नहीं पता इसे प्रोपेगेंडा कहें या नहीं, क्योंकि कुछ क्लिप्स सच होती हैं। हाँ, वो इसमें बहुत खराब हैं। ऐसा नहीं लगता कि उन्हें वाकई में फर्क पड़ता है। ये बहुत लापरवाह है। वहाँ की मॉडरेशन बहुत लापरवाह लगती है, और बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं। बहुत सा AI टाइप कंटेंट पब्लिश हो रहा है। मुझे नहीं पता, इस मामले में उन्हें अभी काफ़ी आगे जाना है। मुझे नहीं पता कि YouTube और Instagram ने उन प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या किया है, लेकिन टिकटॉक इस मामले में ज़रूर पीछे है। तो मेरा मानना है कि चलिए अब ध्यान इजराइल हमास संघर्ष पर ले चलते हैं, जो कि हाँ, इस पर सवाल पूछना भी मुश्किल है क्योंकि मैंने इसे प्लान नहीं किया है। सवाल उठाना मुश्किल है, पर क्या आपको लगता है ये युद्ध बहुत समय से चल रहा है, या फिर वो अनुपातिकता वाला सवाल जो लोग उठाते हैं कि इजराइल इसे बहुत ज्यादा समय से चला रहा है? मुझे लगता है ये काफी समय से चल रहा है। मुझे लगता है कि इजराइल का ये बहुत समय से चल रहा है, लेकिन उसने अपने उद्देश्य हासिल नहीं किए हैं। हमास के पास अब भी बंधक हैं, वे सब कुछ नहीं कर पाए। वे यह भी चाहते थे कि हमास गाजा पट्टी में कभी ताकतवर न हो सके। यह अब भी लागू है। आज ही इजराइल ने हमास के नेतृत्व को मारने के लिए हमलों की घोषणा की है। अब वो नेतृत्व पतला हो गया है और लोग ऊपर की रैंक में आ रहे हैं वगैरह, लेकिन वे वहां नहीं हैं।
और हाँ, मैं कहूंगा कि यह चलता आ रहा है। मैं कहूंगा कि यह बहुत ज्यादा लंबा चल गया है। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, यहाँ तक कि इजराइल के अंदर के लोग भी महसूस करने लगे हैं कि इजरायली अर्थव्यवस्था पर दबाव है। इस युद्ध में लड़ने वाले बहुत से लोग रिजर्विस्ट हैं। उनके पास दिन में काम है, उनके पास फुल टाइम नौकरियां हैं, वे छात्र हैं, वे नर्स हैं, वे शिक्षक हैं, और वे अब महीनों से, शायद कुछ लोग तो सालों से सेना में हैं, बस बीच बीच में नागरिक जीवन में लौटने के लिए कुछ छुट्टियां मिली हैं। इजराइल के लिए भी इतना लंबा युद्ध अच्छा नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जल्दी खत्म हो जाए। मैं कहूंगा, जैसा आपने कहा, कुछ कठिन फैसले जल्दी लेने होंगे। मेरी नज़र में हमास द्वारा बंधकों को सौंप देना इस संघर्ष को खत्म करने का सबसे तेज तरीका होगा। हाँ। जब तक ऐसा नहीं होता, इजराइल के पास जो भी वे कर रहे हैं उसे जारी रखने का कारण है। हमास के पास करीब 50 बंधक हैं और वे उन्हें सौंपने से मना कर रहे हैं। और जो प्रतिक्रिया होगी वही उनकी ताकत है, और उन्हें नहीं पता आगे क्या होगा। आपने इसका जिक्र किया, कठिन फैसले। मुझे भी ठीक से नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन फिलहाल यही सबसे व्यावहारिक तरीका लगता है इसे खत्म करने का। और फिर हम देखेंगे कि अगला कदम कैसा दिखता है। जैसा मुझे नहीं लगता कि हमास कभी ऐसा करेगा, क्योंकि वे गाजा को नागरिकों के लिए सुरक्षित या रहने लायक बनाने की परवाह नहीं करते। यह निराशाजनक है, क्योंकि सबसे पहले इसमें फंसे हुए अधिकांश लोग बस इतना ही चाहेंगे कि वे फिर से सिर्फ एक माँ बन जाएं, सिर्फ एक बच्चा बन जाएं, स्कूल जाएं, है ना? यह हमेशा से निराशाजनक रहा है। पूरी गाजा हमास नहीं है, वहां बच्चे हैं, वहां मासूम बच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब हमास को देखकर मानना मुश्किल है कि वे फिलिस्तीनी लोगों के लिए वही कर रहे हैं जो कर सकते हैं, जबकि उनके पास उसकी क्षमता है। तो एक दलील जो हमने कभी नहीं सुनी, उदाहरण के लिए, वह यह है कि हमास अपने हथियार डाल देगा और सत्ता छोड़ देगा। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, और इसलिए उनकी सत्ता पर पकड़ इसी पर आधारित है कि उनके लिए सत्ता फिलिस्तीनी लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इसे इसी तरह समझता हूं। और हां, वे अच्छे नहीं हैं, वे अच्छे लोग नहीं हैं। मैं बस आपकी राय उस तर्क पर जानना चाहता हूं जिसमें कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन नागरिकों की मौतें मित्र देशों या ब्रिटिश नागरिकों से कहीं ज्यादा थीं। यह तर्क मैंने हाल ही में देखा है। इजराइल भी ऐसा ही तर्क दे रहा है, जैसे हाँ, नागरिकों की मौतें होती हैं, लेकिन युद्ध में ऐसा होना आम बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सवाल ठीक क्या है? जैसे क्या ये तर्क देना सही है? जैसे जो कि है, क्योंकि हम द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हैं और अंत अच्छा था, लेकिन जब आम नागरिक मर रहे थे तब भी प्रतिक्रिया हुई थी। क्या इजरायली सेना को, जो फिर से वे बहुत सारे सबूत भी देती है, सही है कि वे आम नागरिकों की मौत को जितना हो सके उतना कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? अक्सर जवाब मिलता है कि ये हताहत हमास की वजह से है, हमारी वजह से नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि ये एक स्लाइडिंग स्केल है, और यही एक वजह है कि मेरा मतलब है, उस वीडियो में मैंने बस ये कवर करते हुए महसूस किया कि आदर्श रूप से आम नागरिकों की मौत शून्य होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सभी इससे सहमत होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकतर संघर्षों में यह संभव नहीं होता। तो एक हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसे स्वीकार्य कोलेटरल डैमेज के रूप में देखते हैं। यह कहने के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन वहां कोई ना कोई संख्या तो है ना? शायद यह है कि 1% हताहतों में नागरिक होते हैं। हर कोई इस बारे में अलग महसूस करेगा, लेकिन बस यह समझना कि युद्ध भयानक है, यह युद्ध की भयानकता का एक हिस्सा है। 99% नागरिक हताहत हों तो लोग कहेंगे कि यह गलत है, साफ है, आप कुछ सही नहीं कर रहे। तो कहीं न कहीं बीच में ही वह बिंदु है जहां यह अब एक सैन्य अभियान नहीं रह जाता। आप बहुत नागरिक मार रहे हैं, और समस्या यह है कि इन हमलों में से किसी भी हमले के लिए झूठे आंकड़े सामने आ सकते हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई हमला हुआ और हमास कहता है कि 230 लोग मारे गए, और फिर वीडियो सामने आ जाता है। ऐसा लगता है सड़क पर सिर्फ एक कार पर हमला हुआ, मुझे समझ नहीं आता 230 लोग कहाँ हैं, और फिर वो सारे 230 लोग नागरिक बताए जाते हैं, जैसे इससे तो आंकड़े गड़बड़ा जाते हैं। यह पूरी तरह तर्कहीन होगा। हमास और गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय अपने लड़ाकों की मौत की घोषणा नहीं करते, तो हमारे पास जो मारे गए और घायल लोगों की संख्या है, उसमें से हम लड़ाकों वाले हिस्से को मिस कर रहे हैं।
तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ता है कि क्या इजराइल उस सीमा को पार कर गया है जहां बहुत ज्यादा नागरिक हताहत हो रहे हैं। मुझे लगता है वे कभी न कभी उस मुकाम तक पहुंचे हैं। आप कह सकते हैं कोलैटरल डैमेज का तर्क कभी आसान था, लेकिन अब यह कई सालों से जारी है। ये ऐसा है जैसे अरे भाई ठीक है अब बस करो। चाहे वो हो, लेकिन सवाल है क्या वो जानबूझकर किया गया? क्या ऐसा है कि उन्हें आम नागरिकों की मौत की कोई परवाह नहीं है, या फिर ये टारगेट की गलत पहचान है? ये और भी कई सवालों के दरवाजे खोल देता है जिनके जवाब वाकई मायने रखते हैं। अगर इजराइल सच में आम नागरिकों के ट्रक पर बम गिरा रहा है और सबको मार रहा है तो ये बहुत गंभीर समस्या है। अगर वे ट्रक में बैठे आदमी को AK-47 के साथ मोर्टार साइड से आया समझकर हमला करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो आम नागरिक था, ये अलग मुद्दा है। मैं समझता हूं आम नागरिक मारे गए हैं, ये बहुत बुरा है और नहीं होना चाहिए, लेकिन हम दोनों जगहों पर अलग अलग तरीके से पहुंच रहे हैं। और यही हुआ है। और सच कहूं तो इजराइल में होने वाला हर एक हमला दोनों ही तरीकों से पेश किया जाता है। हाँ, आप किस तरफ हैं? सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। ये इसलिए है क्योंकि अब लोग मिस्टर बीस्ट के बारे में बस बातें बना रहे हैं। मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं, और इसे 50 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। ये ट्विटर पोस्ट से ही हजारों डॉलर कमा रहे हैं। ट्विटर पर 50 मिलियन है, जो यूट्यूब जितना नहीं, लेकिन यह लोगों को कुछ भी बनाने के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। ओह वाह, हाँ, जो कुछ भी बनाया जा रहा है वह काफी दिलचस्प रहा है। गाजा के बारे में बनाई गई जानकारी यूक्रेन रूस से कहीं ज्यादा रही है, और ये कहीं पास भी नहीं है। ये बहुत अजीब है। युद्ध की शुरुआत में हमने कुछ वीडियो गेम फुटेज और पुराने क्लिप्स देखे। अब वो लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन आज भी मुझे आज एक क्लिप मिली जिसे गाजरा के बच्चे के रूप में शेयर किया जा रहा था, लेकिन वो 2015 में सीरिया का बच्चा था। यह वही क्लिप है जिसे पहले ही झूठा बताया जा चुका है। हाँ, बच्चा परेशान है, यह एक समस्या है। यह भी 10 साल पहले दूसरे देश में हुआ था। ऐसी घटनाएं इतनी हो रही हैं कि ये पागलपन है। हाँ, और यही एक और दिलचस्प सवाल है। मैं हैरान था कि असद इतनी जल्दी गिर गए। मुझे नहीं पता, मतलब मेरी जिंदगी में वो पहले तानाशाह थे जिनके साथ ऐसा हुआ। मैं आया और 9 दिन बाद वो चले गए। ये अजीब था। तुम्हारा रिएक्शन क्या था? मुश्किल से ही उसके साथ तालमेल बिठा पाया। असद समर्थक टिप्पणीकारों की वजह से मुझे कुछ दिनों तक उन पर यकीन करना पड़ा, क्योंकि पहले तो यही था कि ये बस हल्का सा धक्का है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम सोचते हो शायद ये काफी एक्टिव है। ये समझ में नहीं आ रहा था। गृहयुद्ध तो सालों से लगभग स्थिर ही था, और अचानक तुम मुझे बताने वाले हो कि कोई हमला पूरे देश को गिरा सकता है। जब वे लोग दक्षिण बढ़े, असद बहुत बुरा था और मुझे खुशी है कि वो चला गया। लेकिन ऐसा था। खैर, साफ है कि सीरियाई सेना किसी बिंदु पर पलटवार करेगी और ये बहुत बुरा हो सकता है। और फिर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और अचानक वो चला गया। ये बहुत अजीब था। जो कि पागलपन है। हाँ, जो समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे यकीन है आपने भू राजनीति में देखा होगा, बहुत सारे लोग आप जानते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है और वे भू राजनीतिक माहौल को लंबे समय से देख रहे हैं। तो उन्होंने चेचेस्कू वगैरह को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखा है, लेकिन असद वो पहला था जिसे मैंने देखा। ये इसमें बहुत अच्छा था, और उस एक में सीरियाई लोगों के लिए वाकई बहुत खुशी हुई। गिरने के कुछ दिन बाद सीरिया लौटने के लिए कारों की लाइनें लगी थीं। लोग घर लौट रहे थे। यार, ये तो बहुत कमाल है। मैंने पहली बार पश्चिमी पत्रकारों को सीरिया की यात्रा करते हुए देखा। मैंने सीरियाई शरणार्थियों को, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, पहली बार 10 से ज्यादा सालों बाद अपने घर वापस जाते और अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हुए देखा। यार, ये तो कमाल है। मैं जानता हूं कि सीरिया अभी परफेक्ट नहीं है, उन्हें अभी भी कई चीजों पर काम करना है। लेकिन अगर वहां के लोग खुश हैं और उन्हें लगता है कि ये सही दिशा में एक कदम है, तो मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला। खैर, आप तो टेनेसी में हैं। अब जोलिवान के बारे में क्या सोचते हैं? जेलानी। पहले वो खुद को झोलानी कहते थे, अब अल शारा हैं। उनके कई नाम रहे हैं। उनका पिछला रिकॉर्ड संदिग्ध है, इसमें शक नहीं। अल कायदा से जुड़े थे, पर शायद इस्लामिक स्टेट में नहीं थे। ऐसा लगा वो ISIS के साथ थे। फिर उन्होंने अलग रास्ता चुन लिया। इसमें ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि वो अल नुसरा फ्रंट में चले गए, जो कट्टर जिहादी संगठन है। यही है उनका बैकग्राउंड, अमेरिकी सैनिकों से लड़ना। शायद मैंने इसे पूरा नहीं देखा। वे 2005-2006 में इराक में विद्रोह के चरम पर लड़ रहे थे। संभव है
उनके हाथों अमेरिकी खून लगा हो। शायद है, मैंने इसे किसी खास घटना से जुड़ा हुआ नहीं देखा है, लेकिन यही बात है, वो 2005 में अनबर प्रांत में घूमने तो नहीं गए थे, है ना? तो बहुत खतरनाक पृष्ठभूमि है। काश सीरिया के लिए कोई बेहतर विकल्प होता जिसमें इतनी समस्याएं न होती। इस समय मुझे नहीं पता कि वो क्या हो सकता है। हमने उस युद्ध में अलग अलग गुटों का समर्थन करने की कोशिश की है, कुछ भी काम नहीं आया। अब वही आदमी देश की बागडोर संभाले हुए है, तो चलिए देखते हैं। जितना मैं देख पा रहा हूं, ऐसा लगता है कि वह अब थोड़ा नरम हो गया है। वह निशाना साधने की जानकारी दे रहा था। अल कायदा और इस्लामिक स्टेट सेल्स के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों से पश्चिमी सीरिया में अमेरिकी छापेमारी की खबरें अक्सर झोलानी के पुराने साथियों से मिलती हैं, जो उन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब इसका एक बड़ा हिस्सा बस सत्ता हथियाने के लिए था। वे उस इलाके पर नियंत्रण चाहते थे। लेकिन जब से वह फिर से सत्ता में आया है, शुरुआत से ही यह चिंता थी कि अब शरिया कानून आ जाएगा और यह एक खिलाफत बनने जा रहा है, लेकिन उसने उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया है। अभी यह देश नवोदित है, सब कुछ सीखकर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ हिंसा भी हुई है, ऐसा नहीं है? कुछ हिंसा हुई है जो राज्य स्तर पर हुई लगती है। ओह, सच में? जब इजराइल हमला कर रहा था, वही घटना है जिसकी आप बात कर रहे हैं? के बारे में, ठीक है, दक्षिणी सीरिया में द्रूज के खिलाफ। लेकिन जब मैं राज्य स्तर की बात करता हूं, तो ऐसा नहीं लगता कि झोलानी ने किसी के सफाई का निर्देश दिया हो। ऐसा ज्यादा लगता है कि सरकार वहां मौजूद कुछ गुटों पर नियंत्रण नहीं कर पाई और कुछ लोग सेना छोड़कर अपनी वर्दी उतारकर बस कुछ ग्राहकों की ओर से काम करने लगे। तो ये सब गड़बड़ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी के लिए यही सबसे अच्छा विकल्प है। हाँ, पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन तो हाँ, यही स्थिति है। मुझे नहीं पता कि आपने इसे फॉलो किया या नहीं। यही वो जगह थी जहां मुझे लगा कि इजराइल सही नहीं कर रहा था, क्योंकि देश उभर रहा था और यहूदियों पर हमला करने वालों को सरकार से मंजूरी नहीं मिली थी। सरकार उनसे लड़ रही थी। फिर इजरायलियों ने राजधानी और रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे वे बस और जंगें छेड़ना चाहते हैं। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अगर अगले कुछ दिनों में अलग जानकारी सामने आती, तो ऐसा लगता कि उन्होंने सीरियाई सेना की उस बढ़त को रोक दिया जो ड्रूज लोगों की जातीय सफाई के लिए थी। लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वही हो रहा था। यह कुछ कबीलों के साथ एक बहुत ही स्थानीय झड़प जैसी लग रही थी। मुझे नहीं पता दमिश्क में रक्षा मंत्रालय क्यों निशाना बना। लगता है इस समय इसराइल खुद को अजेय मान रहा है। हाँ, और ये भी मुझे तो पता भी नहीं कि यह साजिश सिद्धांत है या नहीं। वैसे आपसे आखिरी सवाल, कुछ लोगों ने कहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ किसी तरह का भ्रष्टाचार मुकदमा या भ्रष्टाचार जांच चल रही है। वह चाहता है युद्ध लंबा चले ताकि वह मामला टाल सके। कुछ हफ्ते पहले मैंने इजराइल में एक दोस्त से यह सवाल पूछा था। मैं इजरायलियों को ज्यादा नहीं जानता, उसने कहा। कुछ हद तक उसने कहा, हाँ, यह सब पृष्ठभूमि में चल रहा है। लेकिन उसने कहा कि इन युद्धों का अंत नेतन्याहू के लिए ज्यादा राजनीतिक जीत होगी। तो तकनीकी रूप से यह अभी हो रहा है, लेकिन उसकी राय थी कि यह इसके लायक नहीं है, बल्कि नेतन्याहू के लिए और भी बुरा है। जैसे गाजा में लड़ाई जारी रखना उसके लिए उन जांचों से भी ज्यादा बुरा है जो हो सकती थी। लेकिन ये उसकी राय है, मैं नहीं। बिल्कुल, हाँ, हम उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं, खासकर क्योंकि बहुत सारी जानकारी है। खासकर जब बात इजराइल और यहूदी लोगों की आती है तो आप उसमें उलझ जाते हैं। मैं साजिश सिद्धांतकारों से दूर हूँ, ये पागलपन है। तो अगर आप अपनी जानकारी क्लिप्स से ले रहे हैं तो वो मुश्किल है, ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका YouTube चैनल लिंक देंगे, कोई खास वीडियो चाहें तो बता सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मुझे बातचीत बहुत पसंद आई।